बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रोज। मसाइल और उनका हल। आज बहुत ही अहम मौजू है, हम बात करने जा रहे हैं जो लॉन्ग मार्च शुरू है हुकूमत का और अपोजिशन का, और साथ जो तहरीक के अदम एतमाद आने की तैयारियां हो रही हैं उस पर बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल इमरान गोंदल साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, बहुत ही सरगर्म रुकन हैं, बहुत ही सीनियर जो है वो लीडरशिप में इनका शुमार होता है। और दूसरे पीपल्स पार्टी से ज़ुहैब हसन गोंदल साहब हैं, सीनियर नायब सदर हैं डिवीज़न गुजरावाला के PYO के। और दरमियान में तशरीफ रखते हैं एजाज अहमद जंजुआ साहब, खादिम मंडी बहुद्दीन। ये फैसल भाई ने कहा कि इनको ये जो है इस नाम से खादिम मंडी बहुद्दीन से जो है वो बुलाया जाए। तो प्रोग्राम आज का बहुत ही अहम होगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने जो सवालात हैं वो कमेंट्स में जो है वो शामिल कीजिएगा। एजाज अहमद जंजुआ साहब से आगाज़ करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन में क्या फ़र्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत एक ऐसा इदारा होता है जिसे किसी भी मुल्क की अवाम मुंतखब करती है। अपने रोज़मर्रा जो मसाइल होते हैं उसके हल के लिए इक़्तिदार दिया जाता है, अपने अमीर बनाए जाते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। उन्हें इक़्तिदार सौंपा जाता है कि बैरूनी दुनिया से और अंदरूनी चैलेंज से निपटने के लिए हमारे जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएँ। इसे तो कहते हैं हुकूमत। इसके अलावा जो इलेक्शन हार जाते हैं उनको भी रोल हमारे इस पार्लिमानी निज़ाम में दिया गया है कि वो हुकूमत पे तनकीद करके, या हुकूमत जो अगर राय रास्त से हट रही हो उसको राय रास्त पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करें और अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत को टफ टाइम भी दें और हुकूमत से अपने मुतालबात भी मनवाएं अगर वो अवाम के साथ ज़्यादती कर रही हो तो। ये तो है कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन का। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों इदारे ही अपने अपने डिगर से फिल वक्त तो हट चुके हैं। चलें, बातें तफसील से बाद में होंगी। जितना आपने सवाल किया था उसका मैंने जवाब दिया है। जो मौजूदा हुकूमत है क्या वो धरने से और वो कंटेनर वाली सियासत से निकली हुई आपको नज़र आती है? मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन का साल शुरू हो गया है। ये साल डेट के बाद जनरल इलेक्शन है और इस साल में बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है। लिहाजा तमाम पार्टियों का सरगर्म होना एक फितरी सा अमल है। इसमें कोई ऐसी अवाम वाली बात नहीं है कि कोई हुकूमत जा रही है। कोशिशें तो सारे कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अवाम को मोबिलाइज करने के लिए, अपनी पार्टी वर्करों को मुतहर्रिक करने के लिए ये सारी एक्टिविटी जो है वो जारी है। और जमहूरियत और अमरीत में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जमहूरियत ये है कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के ज़रिए अपना इक़्तिदार जो है वो अपने नुमाइंदों को सौंपते हैं, जबकि अमरीत जो पाकिस्तान में जिसकी मौजूदा शक्ल है कि जो फौजी ताकतवर लोग होते हैं, बंदूक के ज़ोर पे या ताकत के ज़ोर पे जो हुकूमत पे कब्ज़ा किया जाता है उसको उर्फ़ आम में अमरीत कहते हैं। तो जमहूरियत में ज़ाहिर बात है लोग वोट दे के कामयाब करवाते हैं, लोगों की जो है वो यानी कि उसको हुक्मरानी दी जाती है कि लोगों के नुमाइंदे आते हैं वो अवाम के लिए कुछ करते हैं, अवाम के लिए कुछ करेंगे। जी जी। तो क्या मौजूदा हुकूमत आपको लोगों के लिए, अवाम के लिए कुछ करती नज़र आ रही है? देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है कि बदकिस्मती से 1947 से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसी अवामी हुकूमत आई हो जिसने 100% अवाम के लिए काम किया हो। जितने भी ख़ास तौर पर इस पार्लिमानी निज़ाम में जो खामियां हैं उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि हमेशा हुकूमत कमज़ोर होती है। जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं अवाम के, लेकिन वो अपने ज़ाती मफादात के लिए अवाम की नुमाइंदगी को फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं, मफादात हासिल करते हैं। जो उनको मफाद देता है उस पार्टी के साथ वो अटैच होकर हुकूमत कायम करते हैं। लिहाजा इस वजह से पाकिस्तानी अवाम को आज तक रिलीफ नहीं दिया जा सका। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड चल चुका है पैसे के ज़ोर पर इलेक्शन जीतने का, इसमें अवामी नुमाइंदगी न होने के बराबर है।
फिर ये जो पार्टी सिस्टम हमारे पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम में है, ये इतना प्रागंदा है कि यहाँ पे अवामी आदमी को ना तो टिकट मिलता है, ना ही वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आता है, क्योंकि पार्टियाँ अपने अपने मफादात को मद्देनज़र रख के इलेक्टेबल लोग, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार लोग, उनको टिकट दिए जाते हैं। अवाम चाहे ना चाहे उनमें से किसी को वोट देना होता है। ये थोड़ी सी इसमें ख़राबी है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतहद होकर हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे दोस्त हैं। इनका नज़रिया तो ये है कि हम जमहूरी तरीके से और आइनी तरीके से ही हुकूमत का ख़ात्मा करें, कि अवामी दबाव के तहत वज़ीर आज़म को मजबूर किया जाए कि वो इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन बाकी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अच्छा उसके अलावा फजल रहमान साहब हैं, या बाकी जो छोटी छोटी PDM की जमातें हैं, उनका नज़रिया ये है कि फौरी तौर पे हुकूमत संभाल के असम्बलियों को तोड़ के फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं। उसमें उन्होंने जो रास्ता चुना है पीपल्स पार्टी के कहने पे, वो लीगल वे है कि आप अदम एतमाद लाएं अपने अरकान कौमी असम्बली को। अब मैं लफ्ज़ तो इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में शायद गैर पार्लिमानी हो, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं कि वोटों को ख़रीदो या जो मर्ज़ी करो, वोट तोड़ के अपनी तादाद को पूरा किया जाए ताकि अदम एतमाद कामयाब हो सके। ये है इन तमाम अपोजिशन पार्टियों का मंशूर। इसमें देखते हैं कौन कामयाब होता है। उधर PTI की हुकूमत जो है वो भी अपनी तमाम तवानाइयाँ सरफ करके मेंबरान असम्बली को लालच दे के, मोहब्बत दे के, मराद दे के तो उसको अपने साथ रखना चाहती है। ये जंग जारी है, अवाम की इस पर गहरी नज़र है कि अपोजिशन अवाम के लिए क्या कर रही है और हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही है। इसमें अभी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, कल वज़ीर आज़म साहब ने अवाम को मोटिवेट करने के लिए, मैं तो यहाँ पे कहूँगा ना जी, उन्होंने पेट्रोल की कीमत 10 रुपये, इसको हम लोग कर लेंगे ना जी, इसको हुकूमती पार्टी के एंड पे छोड़े ना जी आप। हाँ, सारी चीज़ें अगर आपने सारे सवालों के जवाब देने हैं तो इसको आप सर सात चीज़ों को जो है ना जी। तो आपकी जो पीपल्स पार्टी है उसने लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है, तो कहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू किया है और कहाँ तक पहुँच गया है? जी हमने कराची से शुरू किया, मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। तो आप देख रहे हैं मीडिया पे भी बहुत सारी, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत सारी कवरेज को कर रहे हैं और बहुत सारी आवाम निकली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, जाले और सिंध भर के लोग, पंजाब में भी इसी तरह तैयारियां चल रही हैं। तो 2 दिन हो गए हैं उनको, अब आज वो जो है वो सखर में पहुंच चुका है लॉन्ग मार्च। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो सखर में आज क्या तजर्बा होगा आपको? जब ये आपका लॉन्ग मार्च जो है, जाहिर बात है वहाँ पे सिंध में आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, वहाँ पे जाहिर बात है आपकी हुकूमती मशीनरी भी साथ होगी, वहाँ के आपकी वैसे भी वोट बैंक वहाँ पे पीपल्स पार्टी का काफ़ी है। जब वहाँ से निकलेगा, सिंध से निकलेगा, पंजाब में आएगा, तो वहाँ पे आपका लॉन्ग मार्च तो इसी तरह ही लोग होंगे कि कोई उसमें नहीं? इंशाल्लाह पंजाब में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का इस्तकबाल करेंगे और इस्लामाबाद तक हम इंशाल्लाह इसी तरह ही चलते रहेंगे। मकसद क्या है आपके लॉन्ग मार्च का, मिशन क्या है? हमने, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 38 नुकात एजेंडा वो पेश किया है और हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हुकूमत को हर सतह पर ईमानदारी और आज़ादाना ये इंतखाबात करवाने चाहिए और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे और इंतखाबात करवाए जाएँ। अच्छा जी, फैसल इमरान गोदन साहब, तो जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि हाथ जो है वो उठा दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो यहाँ से शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आज हमें टाइम दिया है कि हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी गवर्नमेंट की जो हमारी कारकर्दगी है, जो हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं उनके ऊपर। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो लोगों की जमात होती है, लोगों की ताकत से आते हैं।
ये किसी के हाथ रखने से, हाथ उठाने से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली चीज़ तो ये है कि कोई हाथ रखे, कोई हाथ उठाए, हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये वो 40 चोरों का एक ग्रोह जो है वो अपनी करप्शन जब उनकी पकड़ी गई है तो उन सारी चीज़ों को लेके तो ये अब बेचारे आओ बकाओ और चोरी और जनाब हम लुट गए, हम मर गए, हमारे साथ जुल्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, करप्शन हमारी जब आपके सामने आएगी तो आपको उसके ऊपर लोगों को सजाएं मिलती हुई नजर आएंगी। कोई इस तरह की चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। जिन जिन चीज़ों के ऊपर खान साहब को कोई भी चीज़ लगी तो वो लोग आप आज देखें कि आउट ऑफ कैमरा है, आउट ऑफ स्क्रीन है, कोई बंदा आपको सामने नजर ही नहीं आ रहा। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए इनकी हुकूमत। खान साहब इधर मंडी वाउद्दीन का दौरा किया, जलसा किया उन्होंने, तो आपने सुना है वही जो आज से 10-11 साल पहले वाली तकरीर थी वही चल रही है। तकरीर वही चलनी है क्योंकि एजेंडे ही अभी तक वही है हमारे सामने। हम आपकी करप्शन देखें, आप मैं सारी भाई ने मेरे बात की है, मैं उसके दरमियान नहीं बोला कि उनकी अपनी पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी बात वो पूरी सुन लें, उसके बाद वो नोट करते जाएं और उन चीज़ों का साथ जवाब देते जाएं। खान साहब ने यहाँ पे जलसा किया है और ये जलसा, ये मैं पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि ये वाहिद जलसा था, चूँकि इसको मॉनिटर करने वाला और कन्वीनियर था मैं डिस्ट्रिक्ट का, पार्टी की तरफ से। हम इस सारे जलसे में सिक्योरिटी के अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बंदे की भी रवादार नहीं है कि किसी को ये फोकस या टारगेट, जिस तरह से पहले नून लीग के जलसे होते थे, जरदारी साहब यहाँ मलकवाल आए तो वो जो लोगों की हाजिरियाँ लगती थी वो वाला कल्चर जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबसे पहले ख़त्म किया है। ठीक हो गया जी। दूसरा, ये चीज़ें जो आप एक 40 साल से एक आप छोटी सी आपको कोई मर्ज़ लगती है ना जी, तो उसका इलाज करते हुए भी आपको टाइम लगता है। आप पिछले 40 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था, एक आया दूसरा गया। देखिए हमने इनको आपस में भाई भाई बना दिया है। ये वो जो लोग एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे थे, आज एक दूसरे के पांव पकड़ रहे हैं कि आप हमारे साथ आए, आप हमारी मदद करें। और ये जो लॉन्ग मार्च है ये सक्खर से आगे ख़त्म है। आप हैदराबाद से निकले हैं, सक्खर आए हैं, जैसे ये पंजाब में आएंगे तो ये सिर्फ हमारे भाई बेचारे 5-7 जो पार्टी के साथ लायल हैं, इन लोगों ने तो जाना है, इनकी मजबूरी है। क्योंकि इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखें वो हमारे पॉलिटिकल अलायंस जब होता है तब वो चीजें और होती हैं। अब जिन लोगों के खिलाफ आपकी सारी पॉलिटिक्स आपकी उनके अगेंस्ट है, आपकी सारी चीजें उनके खिलाफ थी, आपका नजरिया ही एक था कि हम एंटी भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट चल रहा था ना जी। एंटी भुट्टो वोट मिलता था सारा नवाज शरीफ को और भुट्टो का वोट जो है वो सारा पीपल्स पार्टी को जा रहा था। तो वो सारी चीज़ें आज ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये यकनचाती एजेंडा जो इनका जो है वो सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से अब चूंकि अब इन लोगों ने फंसे तो सारे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला आप इसकी ये स्ट्रीट पावर जो है वो आप देखेंगे, लोगों के सामने अब ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और सारा बिल्कुल खुल के ये खुली किताब बनी पड़ी है कि जनाब वो अब कोई चीज़ ढकी छुपी है ही नहीं इनकी। तो 4.25 साल में अभी तक आपने कुछ नहीं निकाला। वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई है। तो अभी एक भाई जो है वो एक देखे ना जी, इनके कभी गुर्दे फेल हो जाते हैं, कभी इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरे साहब जो हैं वो व्हील चेयर के अलावा चल ही नहीं सकते, जरदारी साहब। तो भाई ये इदारों का काम है, इदारे सारे इंडिपेंडेंट हैं, उन सबको काम करने दिया जा रहा है। वो सारी चीज़ें आपके सामने है। जब एक बंदा मुल्क से बाहर भागा हुआ है तो आप उसका यहाँ पे क्या ट्रायल करेंगे, उससे क्या निकालेंगे? अच्छा, तो फिर इस चीज़ से निकल के जो है वो अवाम की रिलीफ के ऊपर आप आ जाएं तो आप बताएं जी किस जगह पे ऊपर। आप देखें पूरी दुनिया में कोरोना क्राइसिस जो है वो उसने पूरी दुनिया को स्टक कर दिया था। ठीक है जी। और ये सिर्फ एक पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल इशू चल रहा है। उसके बावजूद आप देखें कि पूरी दुनिया में कोरोना के ऊपर सबसे टॉप के पाकिस्तान, आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे था कोरोना को टैकल करने में और कोरोना को के हवाले से निकलने में, ये वैक्सीनेशन के हवाले से, सारी चीज़ों में। अब जो महंगाई आ रही है, महंगाई एक सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं आई, पूरी दुनिया में। आप अगर मीडिया से रिलेटेड हैं तो आपके सामने पूरी दुनिया का जो है ना वो फ्लो चलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है। हमारे ये सारे भाइयों के भाई हैं, स्पेन है, यूरोप में है, एमिरेट्स में है, गल्फ में है। वो सारे लोगों से आप पूछें, आपको वो बताएंगे कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है पूरी दुनिया में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं कल उन्होंने ये बातें सारी गिनवाई
और साथ ये भी बताया कि हम जो है वो पेट्रोल पे जो है वो 10 रुपए सब्सिडी उनको दी है, लो टैक्स को कम किया है। और देखें आप इस टाइम जब पूरी दुनिया में उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, हमने उसको डिक्रीज किया और फिर अगले 4 महीनों के लिए उसको बाउंड कर दिया कि आपने इसके दरमियान अब इन कीमतों के ऊपर जो है ना वो चेंज नहीं करनी। पहले जो मैंने 2 सवाल किए हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में क्या फ़र्क है और जमहूरियत और अमरीत में क्या फ़र्क है, वो इसी के रिलेटेड है कि जब आप एक जमहूरी हुकूमत हैं तो जो आम बंदा है जिसने आपको तब्दीली के लिए वोट दिया है उसको घी जो है वो 400 से भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। जहाँ पे आप सब्सिडी दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे, वहाँ पे घी मिलता ही नहीं है। तो आम बंदे को रिलीफ जो है वो आप कब देंगे? देखें जब हम आप जो है वो ऑयल की कीमतें जो है वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये खाने की आम बंदे को क्या चीज़ चाहिए? खाना पीना पे क्यों आप जो है वो कुछ रिलीफ नहीं दे रहे हैं? देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये बातों से चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें आपके मुल्क की जो पैदावार है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप उसमें से कितनी चीज़ें जो हैं वो इंटरनली इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। आपकी खाने पीने की चीज़ें, आपकी दालें तक आपको बाहर से संभल करनी पड़ रही हैं, तो आप इन चीज़ों को किस तरह से मॉनिटर मैनेज कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, करना किसने है? करना अब गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों को बाहर से चीज़ें ला के और उनके ऊपर सब्सिडी दे के टैक्सेस में कमी करके, तो वो डेफिनेटली जब उन चीज़ों को प्राइसेस आपको बाहर से एक चीज़ फॉर एग्जांपल ये कप आपको बाहर से मिल रहा है 200 रुपए का, तो ये कैसे हो सकता है कि आप इसको ला के 40 रुपए में यहाँ पे बेचें? इसके ऊपर आप टैक्सेस कम कर सकते हैं, इसको आप 180 पे लेके आ सकते हैं। आपने अपने टैक्सेस के माध्यम आप इनके टैक्सेस के माध्यम में आप इसको कम कर सकते हैं। खान साहब ने जो है वो वादे नहीं किए थे कि आम अमल कर रहे हैं ना जी, वादे तो किए नहीं थे, अमल कर रहे हैं सारी चीजें। अभी आप अमल करें। ये देखिए एक मिनट, लेकिन अभी कहा ये बात कही थी हुकूमत आने से पहले, अवाम को ये ख्वाब दिखाया था कि जो गरीब बंदा है उसके बच्चे का पूरा दिमाग नहीं बन रहा, उसकी हड्डियां नहीं बन रही, चूंकि उसको पूरी खुराक नहीं मिल रही है। तो अब मिल रही है ना जी चीजें, लोगों को जब अवेयरनेस दे रही हैं, लोगों को सारी चीजें हम कर रहे हैं। अब देखें ना जी, अब आपके ख्याल में क्या ख्वाजा साहब, जंजुआ साहब की आपको लगता है कि जी वो पूरी नहीं हुई है? असल में पता है क्या असल प्रॉब्लम ये है, चले पस मंजर में जो भी हो, लेकिन अवाम को रिलीफ देने का कोई प्रोजेक्ट पीटीआई के पास मुझे आज तक नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है, अब अगर बात को सीरियस ले ना, हुकूमत क्या करती है, वो शॉपिंग करके नहीं बेचती, वो ब्रोकरी नहीं करती कि वो दुकानदार है, पेट्रोल खरीदा, घी खरीदा तो दालें खरीदी तो अवाम को दे दी। वो पॉलिसियां देती है। जब देखें हम दालें बाहर से क्यों मंगवाते हैं कि हमारे कभी नहीं हो सकता कि उसमें प्राइम मिनिस्टर या वजीर खारजा जो है वो बाहर से दालें खरीद के लेके आ रहे हैं। मेरी बात सुने ना जी, इसमें ये चीजें उन्होंने सब्सिडी देनी है अपने बिजनेसमैन को, जो लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को सब्सिडी देनी है, वो सब्सिडी दे रहे हैं। दो चीजें आपके सामने आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? तो क्या मैं बताता हूं ना, पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, आप बताएं आपकी मैं ये करता हूं ना, आपने किसान को क्या किया है? अगर किसान के पास कोई चीज अवेलेबल होती है तो वो दालें भी उगा सकता है और फसलें भी उगा सकता है, गंदम भी उगा सकता है, गन्ना भी। आप मंडी बाउद्दीन के किसानों को जो मर्जी दे दें, वो यहाँ पे दाल नहीं उगा सकते, क्योंकि उसके लिए मखसूस एक एरिया चाहिए हमारे पास। और जो इलाके हैं वहां पे वो चीजें हो रही हैं। सुने ना, तो सुने ना, बात मिल रही है सारी जगह पे जनाब, फ्री अवेलेबल है। आप जाएं जिस जगह पे जाएं जनाब, आपको जगह मिल जाएगी। मैं ये कह रहा था, अगर ये बातें आप कर रहे हैं कि यहाँ पे माहौल नहीं है, किसान हमारा नाकाम है, ज़राअत हमारी कोई नहीं काम करी, तो भाईजान आप हुकूमत किस पे कर रहे हैं? हम इन सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को इनहेंस कर रहे हैं, लोगों को ये सारी चीजें। देखें हम डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, हम किसानों को जो है आपके सामने 460 अरब रुपया हम फ्री टैक्सेस दे रहे हैं लोगों को। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ने देना है ना। नहीं, गवर्नमेंट नहीं देना, पाकिस्तानी अवाम ने देना है। पाकिस्तानी अवाम ने नहीं देना भाईजान, आप पूरी बात तो सुन लेना। पाकिस्तान के अवाम से छीन के आपने देना है ना। नहीं, आपको समझ नहीं आई, मेरी पूरी बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना जी, सुन तो लेना जनाब। आप एक वो बनाया हुआ है, आप उसके ऊपर चल रहे हैं। 460 अरब फ्री इंटरेस्ट हम लोन दे रहे हैं किसानों को। किधर से दे रहे हैं?
गवर्नमेंट पाकिस्तानी टैक्स से दे रहे हैं ना। अरे सुने ना अच्छा अब आप अरे सुने ठीक है आप कर लें। अच्छा जी एक मिनट किसी किसान को अभी तक लोन मिला है जो कह रहे हैं 460 हजार रुपए का? जी ये सारी चीजें देखें मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी देखें अब एक चीजें, आपने कौन सी किसानों वाली जो है आपने किसान कार्ड बनवाया हुआ है बताएं? आपने आप किसान है ना जी, आपने किसान कार्ड बनवाया हुआ है? नहीं बनवाया। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट बात सुनिए। मैं मान लेता हूँ कि कल के बाद आप पाकिस्तान को खुशहाल कर देंगे। पाकिस्तान खुशहाल हो गया है ना। पिछले आप असाब दें पिछले 3.5 साल का, मैं 3.5 साल का हिसाब देता हूँ ना। कोई पॉलिसी आपने दी, मुआशी पॉलिसी, मुआशी तौर पे पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया, बाहर से मंगवा के लोन ले लेके चीजें बाहर से मंगवा के। ये मुआशी तरक्की नहीं है, ये पूरे 2 साल आपकी पूरी दुनिया बंद रही है। पूरी दुनिया में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। डेवलपमेंट की है अब डेवलपमेट का आप सिर्फ मंडी बाउद्दीन में देख रहे हैं 30 अरब के आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं मंडी बाउद्दीन में, है लोन दिए हैं, कारोबार को बढ़ाया है। जबकि यहाँ पे आज इंडस्ट्री का उन्होंने उनको पैकेज दिया है 4.25 साल के बाद। ये पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियां थी उनको उजाड़ के, वीरान करके, बर्बाद करके आज इस बात पे अपोजिशन उनको ले आई कि मैं कुछ करूं। नहीं आप मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट टाइम देना है। देखिए पॉलिसी के ऊपर आप आ जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, हमारा इंडस्ट्रियल सिटी है। मेरी बात सुने ना जी, 1 मिनट सुने ना जी। मंडी बाउद्दीन चूंकि इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, आपको इंडस्ट्री का पता नहीं है, आप फैसलाबाद चले जाएं, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जाके देखें उसको कितना बूस्ट मिला है। आज मिला है ना, आज नहीं मिला, एक दिन में नहीं मिला कि उन्होंने वो जनाब पीछे से बटन ऑन साल हो गए हैं। वो आप मंडी बाउद्दीन से निकले ही नहीं है जज्बा साहब, आपको पता नहीं है इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। फैसलाबाद आप नहीं जाते, आप रोड टू रोड जाते हैं। हम तो ताजरान के हवाले से मीटिंग्स करते हैं। आप गुजरावाला और फैसलाबाद इतने जाते हैं। मेरी बात सुने ना जी, सुने आप फैसलाबाद और गुजरावाला इतने ही जाते हैं कि लाहौर जाते हुए आप उनके बोर्ड पढ़ के जाते हैं। मीटिंग में जाते हैं, आप बिजनेस मीटिंग में जाते हैं सर। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ताजर रो रहा है, लाहौर सिर्फ आपके सामने सारे वादे खान साहब ने जो किए थे तमाम धरे के धरे रह गए। सारी मुकम्मल बातें खान साहब ने इलेक्शन से पहले ही कर दी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी उनको। और क्योंकि इनकी चोरी और इनका सारी चीजें जो है ना वो बेनकाब नहीं कर सकते थे हम लोग। हम सारी चीजें सामने आ गई हैं लोगों के, चोरी जो है वो सामने ले, सारी चीजें लोगों के सामने आ गई हैं। इमरान खान साहब की है ना, या कोई और बंदा कर रहा है। सिंध में आप हुकूमत कर रहे हैं, सिंध में आप हुकूमत कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली आपको हुकूमत करने दी जा रही है। ज़ुहैब अल हसन कौंडर साहब वो जो कह रहे हैं कि मंडी बाउद्दीन में 30 अरब के पैकेज चल रहे हैं, उन पे थोड़ी सी नजर एक दिलाइएगा। पैकेज आपको नजर आ रहे हैं, खान साहब आए हैं, कोई एक पैकेज की उन्होंने बात ही नहीं की। वो यही मंडी बाउद्दीन की आवाम को, नवाज जरदारी साहब को वो पकड़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मंडी बाउद्दीन की आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? नहीं 30 अरब दिया है, लेकिन वो देखें बंदों को बीमारियों में लगेगा। आपने घर इतनी बीमारियां फैलेंगी ना, बंदों को टीबी होगी, दमा होगा ना। अच्छा ये वाहिद बंदे हैं डॉक्टर, ये वाहिद बंदे हैं, ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने अपनी माशाल्लाह इनकी उम्र जो है वो हमसे डबल है, सियासी तजर्बा इनका हमसे ज्यादा है। ये वाहिद बंदे हैं जो इस हुकूमत में चाह रहे हैं कि रात को सड़क का ऐलान हुआ है और सुबह वो फोटो कॉपी करके तो ऊपर पेस्ट हो जानी चाहिए। वो भाईजान हर काम में आप एक 50 किलोमीटर की 2 रोया सड़क बना रहे हैं, उसके ऊपर जाएं आप देखें काम हो रहा है या नहीं हो रहा, एक दिन में होना है। आप इनके फंड्स की गवर्नमेंट के एक प्रोसेस होता है पैसे निकलने का, पैसे चलने का। आप किंग रोड वाली सड़क के ऊपर आ जाए, मेरा भाई का हाथ का इशारा उधर ही है, देखें आप वहां पे आपकी शुगर मिल इस टाइम रनिंग में है। सुन ले एक मिनट, सुन ले मेरी बात सुने ना जी। आप अगर आज वहां पे शुरू कर देंगे काम तो आप गन्ना कैसे लेके जाएंगे? आज का मौजू जो है ना, मौजू पे रहे वैसे मेरे ख्याल में मौजू पे वो ठेका अलग है, ऐसे ही है ना। ये तो सर डेफिनेटली पता है ना आपको भी, मंडी बाउद्दीन तक तो नहीं है ना शुगर, ठेका अलग वो क्यों नहीं काम चल रहा? लेकिन काम हो रहा है। देखें और दूसरी चीज मैं मेरे दोनों भाइयों को मैं बताऊं, दोनों भाइयों को मैं बताऊं, आज का प्रोग्राम लॉन्ग मार्च पे है। अरे सुने, आप मेरी बात सुन लेना जी, ये हुकूमती मसाइल और रिलीफ और पैकेज के ऊपर है। अब मेरी बात सुनिए, जानते हैं सारा दिन मेरी बात, डबल करप्शन हो रही है। ये पता नहीं किसको दे के जाते हैं, कोई बंदा भी आप किसको दे के जाते हैं? आप बताएं, एक बंदा बताएं जो करप्शन कर रहा है। हम उधर होते हैं तो हम क्या करप्शन कर रहे हैं, वहां पे उधर होते हैं तो लोग सड़क के मुतल्लिक के इतनी कमीशन ले ली और ठेकेदार छोड़ के भाग गया, वो क्या? देखें ये चीजें नहीं आज का इन लोगों के ऊपर आप जाएंगे जो चीजें देखें। एक यहाँ पे रोड बनी नाले के साथ गेगा टू वासु चुंगी, उसके ऊपर
क्योंकि ये सारी कंपटीशन में चली नहीं, साबित नहीं हुई। नहीं, उन्होंने क्या साबित कर दिया? उन्होंने उसकी इंक्वायरी की है, उसके नोटिस जारी किए हैं। अगर तो वो वहां पे कोई भी इशू होगा तो अब बताएं कि हमारी पार्टी का बंदा उसको डिफेंड कर रहा है। भाई जब आप एक टेंडर दे रहे हैं, एक इदारा उसको काम कर रहा है, अगर उन्होंने कमीशन लिया है तो वो जाएंगे एंटी करप्शन में। अच्छा, क्यों नहीं जाएंगे? उनको लटकाएंगे हम उनको इधर। ये जो सड़क है इसको पूरा जो है वो नीचे तक जो है वो उखाड़ के फिर नए सिरे से बनाई जा रही है। अब जो है वो ऐलान हुआ, आप एक घर बनाते हैं, देखिए मेरी बात सुने, उसको क्या आपने 40 साल पहले वहां पे बेसमेंट बनाई हुई है उसी से ऊपर उठा देंगे? वो एरे जो हम रखते हैं, जो नींवें रखते हैं, उससे नहीं रखेंगे। जब आप नया घर बना रहे हैं तो उसको नीचे से बेसमेंट से उसको बेस से लेके आएंगे। आप पता है मौजूद से हट रहे हैं, उसको बेस पे लेके आएंगे, उसको बेस पे लेके आएंगे। उसके लिए वहां पे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, एक पूरी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। उसको वो ऐसे नहीं हो जाता कि जी वो मैंने कहा है कि जी ये बना दें और वो रात को बना के दो, ये कहें जी ले काम पूरा हो गया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जो फैसल भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नया मकान बनाया जाता है, यानी कि ये सड़क पूरी बेसमेंट जो है वो बनाई जाती है, इस तरह सड़क बनती है, इंजीनियर वगैरह मौजूद हैं। तो चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले जो है वो ऐलान किया, एक वो मलकवाल रोड का भी ऐलान जी जी, इस तरह उसका काम शुरू हो गया है, मलकवाल का और कुठियाला टू फालिया। अच्छा, मैंने वो मलकवाल रोड देखा है, उसका काम जोरों शोरों से हो रहा है। वहां पे वो मुकम्मल नहीं उखाड़ी जा रही है, बस थोड़ा थोड़ा सा जो ऊपर से वो लेप है वो उतार के वो रोड़ा डाल के बनाई जा रही है। वहां पे नहीं, अभी आपने शायद उसको पूरी तरह से देखा नहीं है। मैं कल वहां पे था, मैं बाई चांस ही एक शादी पे गए हुए थे हम लोग, तो उसके ऊपर उनकी जो पहली बेस है ना जी, उसको उन्होंने उखाड़ रहे हैं और उसको ट्रालियों पे लोड करके लेके जा रहे हैं। उसको उठा के नई मिट्टी डाल के नई उसकी बेस बना के कर रहे हैं। और दूसरा, हर रोड का एक ही क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप कारपेट रोड बना रहे हैं तो उसकी और तरीकाकार है। अगर आप जस्ट उसको वो लुक और उन चीजों के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए और क्राइटेरिया। जितनी बेस मजबूत, एक चीज आप मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप राव साहब अभी आप मेरी बात सुनिए। अगर आप बेस मजबूत 40 साल से बनी हुई थी, अगर आप जल्दी खराब हो जाएगी सड़क। अगर आपने पंचर लगाने हैं तो उसके लिए और हिसाब है। अगर आप एक पूरी नई ट्यूब लेके आ रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक ईंट निकलेगी तो आप क्या पूरा घर वो करके ईंट लगाएंगे? नहीं, आपको शायद उसके बारे में पता नहीं है। उसके फंड्स और चीज है, उसकी डेवलपमेंट और चीज है, और ये वाली रोड जो है वो और चीज बन रही है। सारी सड़कें एक जैसी नहीं बन रही। वो जो 2 रोया सड़क बन रही है उसके साथ आपको देखें, एक साइड पे वो 20-25 किलोमीटर ऊपर वो मट्टी डाल के लेके ऊपर आ रहे हैं पूरी। तो ये सवाल बनता है कि आप लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? वो आप कर नहीं रहे, आप सड़कें बनाने लग गए हैं। देखिए हमारे लॉन्ग मार्च, मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग मार्च क्या है। सिंध में हमारी पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया है और उसकी वजह क्या है? सिंध में पिछले कितने साल से आपकी हुकूमत है जी? सिंध में 14 साल से, 2008 से ऑनवर्ड इनकी गवर्नमेंट है। तो वहां पे लोगों के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो वहां पे ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वहां के लोग बेचारे अपनी आवाज उठा रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को। वहां पे पिछले दिनों एक आपने शायद मीडिया के ऊपर देखा होगा कि वो सजावल में एक मर्डर हुआ है जिसकी वो FIR नहीं करने दे रहे थे, कुछ जरदारी साहब के कोई रिलेटिव हैं उनकी वजह से। तो वहां पे, और वहां सिंध का और यहाँ पंजाब के कल्चर में, पंजाब में भी जब आप साउथ में चले जाते हैं, नॉर्थ में आते हैं, या ये सेंट्रल पंजाब में आते हैं, तो इनके कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, ये सारी चीजें और ये पॉलिटिक्स जो है ये वेरी करती है एरिया टू एरिया। आप वहां पे, हम अपोजिशन में है तो हम वहां पे लॉन्ग मार्च ही करेंगे, हम वहां पे क्या लोगों को स्कीमें देंगे? सिंध में हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे। सिंध में हम लोग आपकी तरफ भी आ रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे इनका लॉन्ग मार्च दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा बता। सोशल मीडिया पे लॉन्ग मार्च जो इनका दिखाया जा रहा है, मैं पहले सिंध के हवाले से 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पिछले दिनों 27 दिसंबर बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की बरसी के मौके पर मैं तकरीबन 7-8 दिन में उधर रहा हूँ। 5-6 जिले का तकरीबन मैंने विजिट किया है, गया हूँ, बंदों से मिला हूँ जाके। तो मुझे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया पे ट्रायल हो रहा है ना, ठीक है, भाईजान वो बिल्कुल सरासर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाती है। जो उधर सड़कें, जो हॉस्पिटल, जो सहूलियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो स्कूल कॉलेज उधर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि गंबट में पूरे पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। फ्री इलाज हो रहा है बंदों का। पहले आपको जाना पड़ता था इंडिया में या बाहर किसी और मुल्क में जाना पड़ता था,
ये जो जिगर का ट्रांसप्लांट होता है उसके लिए, अब उधर फ्री इलाज हो रहा है, दिल का हार्ट का फ्री इलाज हो रहा है उधर। सड़कें जो है वो मेहनत पंजाब से डॉक्टर जाकर उधर काम कर रहे हैं, इधर हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, सहूलत ही कोई नहीं है। सिंध के हवाले से आप जो तो 14 साल में आपका इतना तो वहां पे चूंकि आपकी पिछले 14 साल से है, और आप वहां पे, मैं आपको सिंध की करप्शन का थोड़ा सा बता दूं, मेरे भाई ने ये बात की है, वहां पे आप पीने का जो पानी वहां पे शहर में सप्लाई होता है ना कराची में, उसके ऊपर अरबों रुपया जो है वो डेली इनके वो सीएम साहब के पास जाता है। तो भाईजान करप्शन का इधर ठीक है, नहीं है करप्शन की भाई, कमी सिर्फ कहने से नहीं है, सिर्फ कहने से नहीं। आप बताएं किस महकमे में हो रही है, हमें बताएं, हम आपको लोगों को पकड़ दें। नहीं, हमें नहीं पता, नहीं हो रही करप्शन। सारा कौन सा महकमा है? नहीं, तब्दीली कोई एक महकमा बताएं ना जी। सिर्फ तब्दीली आ गई है महकमों में, सिर्फ अवाम के साथ धोखा हुआ है, पाकिस्तान की अवाम के साथ तब्दीली, क्योंकि ये तो पहले बड़े साफ शफाफ लोग थे सारे, माशाल्लाह नेक लोग थे। हम लोग आए हैं, हम लोगों ने इनसे झूठ बोला है, हम इनके साथ करके आए हैं। अब देखिए, मैं अवाम मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत, गुजरांवाला डिवीजन के जो दौरान है सब, इंशाल्लाह वो मेहनत कर, आपको पता चलेगा। हमने लाहौर में इलेक्शन लड़ा है मुस्लिम लीग में, उनके खिलाफ बेहतरी आई है, इंशाल्लाह बेहतर होगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हाल बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अच्छा, ये आपको पता है, अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह पता चलेगा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च चल रहा है वहां पे सिंध में, वो कितना कामयाब है? कामयाब है नहीं, आपने देखा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने जलसा नहीं देखा मीडिया पे? बहुत ज्यादा तादाद, बहुत ज्यादा किधर तादाद थी? वो जलसा खत्म होने के बाद और पहले की जो तस्वीरें भाई ने देखी हैं, ये वो कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो मंडी बाउद्दीन का जलसा जो है, जो मंडी बाउद्दीन का जलसा जो है, उसको ये लोग कह रहे हैं कि जी खाली था। पूरे लाहौर तक, पूरी डिवीजन से आप कोई एक बंदा हमें साबित करवा दें जो बाहर के, मेहदी हसन भट्टी, वो सारे लोग गए थे, वो उन लोगों ने आना था यहाँ पे। ये देखें, अच्छा मुझे एक मिनट बात सुने। जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पावर शो होता है ना जी, वो सिर्फ एक जगह पे नहीं होता, वो उसकी एक हवा बनाई जाती है पूरे उसके सराउंडिंग। सरगोदा से तो नहीं आई, सरगोदा हमसे 80 किलोमीटर फासले पे बैठे हुए हैं बलवाल वाले। हमारे नदीम अफजल चंद जो हैं वो हमारे सिटिंग पार्टी के, वो खुद नहीं आए। वो इस वजह से नहीं आए कि लोग ये ना कहें कि जी ये वहां से लोग लेके आए हैं। क्यों नहीं आए? वो उनका मंडी बाउद्दीन से नहीं है तल्लक। वो देखें, वो अपने हल्के से वो इलेक्शन लड़ते हैं। वो जो इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले के वहां पे जो जलसा आपने किया है शाह कुरैशी साहब ने, पीटीआई ने वहां पे सिंध में, वो हम यहाँ पंजाब से लोग ले गए थे। वो कह रहे हैं खाली है। इन्होंने देखी है, इन्होंने कहा है जी इनका लॉन्ग मार्च है, पूरी सिंध की मशीनरी उसके अंदर है, वहां पे ड्यूटियां लगी हुई हैं, और हर उस डिस्ट्रिक्ट में जहां से उसने जाना है वो डीसी और वो सारे लोग बेचारे वो जलसों में उनकी तस्वीरें आ रही हैं साथ। जलसा था पूरी डिवीजन की, जो एक जलसा था इधर पूरी डिवीजन की जो है ना इंतजामिया। देखिए प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसको सिक्योरिटी तो उन्होंने देनी है ना। बिलावल के पास कौन सी ऐसी सियासी वो गवर्नमेंट का ओहदा है कि वो वहां पे वो प्रोटोकॉल्स और वो सारी चीजें लेगा? ये सारे बेचारे डमी आगे बैठे हुए हैं पार्टी के लोग, इनको पता ही नहीं है कि होना क्या है। जो पीछे से वो गुरु साहब इनको ऑर्डर करते हैं वही चीजें पास होती हैं। वो बेचारा तो बिलावल तो भी खुद बच्चा है, उसको उन सारी चीजों को नहीं पता। सारी जमातों में गुरु तो होते हैं। अच्छा, ये जो कल जो है वज़ीर आज़म साहब ने प्रैक्टिस का ऐलान किया है जी जी, ये वो कहा जा रहा है मीडिया पे, ये ऑपोजिशन का हम तो कहते हैं कि आप रही सड़कों पे, हम तो कहते हैं कि ये रही सड़कों पे, क्योंकि इन बेचारों ने अब अगले ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि अपोजिशन जमातों को सड़कों पे रहना चाहिए ताकि लोगों को और रिलीफ मिले, और रिलीफ मिले ना जी। हम तो चाहते हैं कि ये वैसे तो इन्होंने आराम से हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं किसी प्रेशर में, हम तो ये चाहते हैं तो हम खुश हैं। ये देखें, ये इनको अब इनकी पार्टी की और मुस्लिम लीग नून के लोगों के बयान थे कि जी ये चूंकि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही थी तो इन्होंने कीमतें कम करके हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इन लोगों को अब बताएं इनका क्या जवाब दें हम? नहीं, ये देखें, और ये ऑन रिकॉर्ड, ये किसी आम छोटे हमारे जैसे वर्कर का नहीं है। मेन स्ट्रीम जो पार्टी लीडरशिप है वो कह रही है जलसों में कि इन्होंने बड़ी ज्यादती कर दी है पूरी दुनिया में। रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है, पेट्रोल की और सारी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जी इन लोगों ने प्राइसेस डाउन करके हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको कुछ भी नहीं है, ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ जो है गलती की है। अदालत ने बहुत बड़ी गलती की है मियां नवाज शरीफ साहब को भेज के। ऐसी करते थे ना मंडी बाउद्दीन जलसे में वो कह गए हैं कि मैंने खुद बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने नवाज शरीफ को भेजा है।
इसका क्या जवाब है? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर है वो इदारों का और उन सारी चीजों का जिम्मेदार होता है, वो उन सारी चीजों का जिम्मेदार होता है। अदालत पे डालते रहे, अब वो कहते हैं कि बहुत बड़ी। भाई देखें, जब मैं घर का सरबराह हूं तो अगर मेरी औलाद या मेरे बच्चे या मेरे इदारे कुछ गलत कर रहे होंगे तो वो मैं नहीं ओन करना ना, किसने करना है? उसमें हम लोग ये मानते हैं कि वो इदारों की एजेंसीज की उसमें इदारों की और उनकी नेग्लिजेंसी थी जिन्होंने हमें रिपोर्टें दी कि ये बंदा तो मरने लगा था। वो एक सुप्रीम अच्छा, इजाज़त तंजुआ साहब, अदम एतमाद की तहरीक आप क्या समझते हैं, कामयाब होगी कि नहीं? मेरे ख्याल में हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अरे सुने सर, अभी आपने ना, मैं तो थोड़ा सा सर अब आपके पास दे रहा था आप साहब का कि हमारी न्यू जनरेशन है, आपको पॉलिटिकली तौर पे थोड़ा सा उनका नॉलेज कम हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ। गुजारिश है कि दोनों तरफ से जोर लग रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग नून ने क्यू लीग के पास गए, 14 साल के बाद रिक्वेस्ट की, उन्हें दावत भी दी कि आए हम सारे मिलकर चलते हैं। इसके बाद जरदारी साहब भी तशरीफ़ ले गए काफ लीग के पास, फिर जमात इस्लामी के पास भी गए, MQM के पास भी गए। वो अपने सारे जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। जब हुकूमत को थोड़ा सा ये खदशा हुआ कि कहीं ये हमारे इत्तेहादी अपोजिशन के साथ ही ना मिल जाएं, तो उन्होंने भी उनसे रब्ते किए। इनका एक नाराज़ ग्रुप था, जहांगीर तरीन ग्रुप, जिस पे अब मेरे ख्याल में तबसरा बहुत दफ़ा हो चुका है कि करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे चीनी में। वो अलहदा एक उसने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, मेरे ख्याल में 9, 10 या 11 MNA उसके साथ हैं। तो वो भी अलग बैठे थे, अपोजिशन वाले उनसे भी मिले कि जी आप हमारा साथ दें तो हम इमरान खान से छुटकारा हासिल करके तो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाते हैं और वो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करके तो दोबारा इलेक्शन करवाते हैं, हम आपको टिकट भी देते हैं। मैंने इससे ये वादे भी किए गए और कुछ पता चला है कि ऑफर्स भी पैसों की गई। अच्छा, अब ये अपोजिशन इसके तो एक्सपर्ट है ना जी, हॉर्स ट्रेडिंग के, तो आपको पता है, ये देखिए छांगा मांगा की सियासत हो, कोई भी चीजें मैं ओवरऑल जनरल तजिया पेश करता हूँ ना जी। ये हकीकत बात है कि जो अपोजिशन है ना, अवाम की, उनको भी कोई तकलीफ नहीं, वो भी सिर्फ अफसे इक़्तिदार में ये सारे इक़दाम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हुकूमत है उसको भी अवाम की कोई तकलीफ नहीं, वो सिर्फ इक़्तिदार बचाने की खातर ये नित नए वो क्या कहते हैं, या आज रिलीफ पैकेज समझ लिया उसको, सिर्फ पहला ही पाकिस्तान में 3.5 साल दौर में ये पहला एक रिलीफ मिला है जो इनकी नजर से गुजरा है। अच्छा, जो आपकी नजर से। चले मैं ओपनली बात करूं, अंडरग्राउंड आपने बहुत ज्यादा दरियाब आदि होंगे, दूध की नहरें चल रही होंगी, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, पहले अवाम को नजर नहीं आ रही। आप देखते नहीं ना, जिस तरह फैसलाबाद की बस्ती को नहीं देखते ना, कोई अच्छी सी मुझे नजर आप वो करवाते हैं। अच्छा, वो करवाएं आप, मुझे ऐनक लगवाएं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी तरफ से जोर लगा रही है हुकूमत कि हमारे इत्तेहादी ना जाएं। उसी सिलसिले में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर का दौरा करने गए थे। उन्होंने वहाँ पे एक तो जो ट्रेड यूनियन हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे मीटिंग की और रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान किया कि जो बंदे के पास जहाँ पे भी पैसा है किसी बैरून मुल्क में उसने छुपा के रखा है, वो ब्लैक ये इनके लिए हमने ऑफर किया ना, ले आए पैसा यार पाकिस्तान में ले आए, जहाँ पे हुकूमत करनी है। मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, IT में लेके आए बिल्कुल फ्री कर देंगे। मैं अर्ज करता हूँ ना जी, एक अर्ज करता हूँ, असल में पता है क्या है, पाकिस्तान में जब ये पॉलिसियाँ आती थी ना, उसके बाद जब नई हुकूमत आती थी, जो वो जितना जलीलो ख्वार करती है ना उन इन्वेस्टर्स को, वो बेचारा अब इतमाद नहीं करता गवर्नमेंट पे। अब देखिए ना, पाकिस्तान का सरमाया जितना हमारा, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ओरिजिनल बजट या टैक्स आमदनी है या लोन है ना, इतने से 4 गुना ज़्यादा हमारा पाकिस्तान का पैसा बाहर के ममालिक में पड़ा है। अच्छा, उसमें स्विट्ज़रलैंड है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, दुबई है, अच्छा यूरोपीय ममालिक हैं। अच्छा, अब वहाँ पे वो समझते हैं पाकिस्तानी हमारे जो सियासी भी हैं, सरकारी भी हैं, मुलाजमीन भी, अफसरान भी, सारे वो यहाँ से पैसे को वहाँ पे कन्वर्ट ले गए कि उन्होंने इनको शेल्टर दिया कि आप जैसा मर्जी पैसा ले आएँ, हम आपको शेल्टर देते हैं। वो बिजनेस भी कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा स्टॉक में भी रखा हुआ है। लेकिन ऐसी ये छोटी सोच है कि अगर वो पैसा कभी भी दुनिया में हम कहीं पे कोई गलती करेंगे या दुनिया के मफाद के खिलाफ काम करेंगे, वो सैंक्शन लगाएंगे, तो वो सारे का सारा पैसा ब्लॉक करके एक तो उनके पास रह जाएगा, दूसरे नंबर पे वही पैसा वर्ल्ड बैंक के जरिए, IMF के जरिए हमें, हमारी हुकूमत को बजरिया लोन दिया जाता है और उस पर सूद दर सूद लेके
हमारे ऊपर टैक्सेस की भरमार भी करवाई जाती है, जबकि पैसा वो पाकिस्तान का ही होता है। जो ऐसा ये सर्कल चलाया गया पाकिस्तानी अवाम के साथ इसको जलील करने की खातर, उसमें एक बात पर तो मैं इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करूँगा। यकीन जानिए कि उसके जो नज़रियात ज़ाती तौर पे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ज़ाती नज़रियात का मैं मुखालिफ नहीं हूँ। उनके पास विजन भी है, सोच भी है, वो कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है ये उनको कुछ करने नहीं देता। अभी देखिए ना, सदारती निज़ाम की हमायती नहीं चले सर, वो बात मैं सदारती निज़ाम पे तो प्रोग्राम हमने किया ना, काफ़ी आगे भी करेंगे। अभी देखे ना, उनके एक जो पार्टी के रुकन थे जहांगीर तरीन साहब, उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे तो पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने हुकूमती अरकान के इंक्वायरी कमेटी बना के उसको मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराया। अच्छा, अब वो इदारे या अदालतें क्या फैसला करते हैं ये बात की, लेकिन आज देखें ना, इतना वो मजबूर हो गया है कि जहांगीर तरीन के पाँव में बैठना पड़ गया। नहीं, उनकी इयादत करने में, अरे सुने देखिए, एक तो जहांगीर तरीन जो है वो अभी तक पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी का हिस्सा है, और बड़ा ओपनली उन्होंने देखे इख्तिलाफ राय जो है, मेरी बात सुने, मैं सिर्फ 2 मिनट आप मुझे दे देना। निज़ाम की बात कर रहा हूं, निज़ाम की बात मैं नहीं कर रहा, मैं इमरान खान के इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं इस निज़ाम का मतलब जो है वो अश्कार कर रहा हूँ। अभी देखे ना आप, 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ था ना, उनके भी एक जहांगीर तरीन थे, बल्कि 10 जहांगीर तरीन थे, उन्होंने भी चीनी स्टॉक की थी, तो उस वज़ीर आज़म ने उनको सरेआम फांसी के पे लटकाया था। चीनी होंगे या चीनी शुगर वाली, ये शुगर वाले चीनी वाले वो थे, उन्होंने स्टॉक किया था चीनी और आटा। उसके करीबी साथी थे, इनकलाबी लीडर थे, जैसे ये जहाज बार बार के जहांगीर तरीन साहब लाते थे, वो भी अपने उस लीडर के लिए लोगों को लाते थे। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ से कहा था कि अगर मैं इनको आज छोड़ दूंगा तो मेरा मुल्क नहीं बचेगा, अगर मैं इन पे पर्दा डाल दूंगा हमारा मुल्क खराब होगा, और अगर मैं इनको मारूंगा तो मेरे खिलाफ ये सारे हो जाएंगे। उन्होंने मिल बैठ के फैसला किया और 13 बंदों को सरेआम फांसी पे लटकाया, जिस वजह से आज तक चाइना में करप्शन बहुत कम है। इसी तरह वो करना चाहता था इमरान खान, मैं ये बात करना रहा था, ये निज़ाम जो हमारा मौजूदा है ये उसको करने कुछ नहीं देता। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में इस निज़ाम के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, अदम एतमाद मुझे वैसे कामयाब होता नज़र कोई नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत के पास मराद भी होती हैं, कशिश भी होती है। लिहाजा वो MNAs कभी नहीं चाहेंगे कि हम 1.5 साल पहले फारग होके और अपने वो क्या कहते हैं मराद को छोड़ के घर चले जाएं और इतने 2-2, 4-4 करोड़ रुपया फौरी तौर पे लगा के इलेक्शन में जाएं। लिहाजा मुझे नहीं लगता। काफ लीग की जो क़यादत है, प्रोफेसर फैज़ लाई साहब और जस्टिस इजाज़ खान साहब से भी मुलाकात की है। जी इत्तेहादियों की मुलाकातें जो हैं वो रूटीन मैटर्स होती हैं। मैं थोड़ा सा जंजुआ साहब की जो 2-3 बातें हैं उनके ऊपर, एक एमनेस्टी स्कीम के हवाले से इन्होंने बात की जो ताजरों के लिए और उनके लिए है। जब भी कोई गवर्नमेंट जो है वो एमनेस्टी स्कीम मिड ऑफ गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसका मतलब और उसके फ़वाइद जो है ना वो 1 साल 6 महीने के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो शो होना शुरू हो जाती है। एक एमनेस्टी स्कीम जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करने की एक ऑफ़र दी थी, और वो हुई थी गवर्नमेंट के बिल्कुल लास्ट वाले मंथ में, जिसका मतलब ये था कि आप लोग अपना मनी जो जितनी आपके पास है उसको वाइट करना है आपने इन गाड़ियों को। और ये वाली जो आप इतनी ओपन एयरली और सारी चीज़ें जब आपके सामने हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, देखिए जितनी हर्डल्स हैं हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में, आपको करप्शन का भी सामना है, आपको मुख्तलिफ इदारों की इंटरफेरेंस भी होती है पूरी दुनिया के साथ। जब आप कर्ज लेके किसी मुल्क के साथ चल रहे हैं तो उस टाइम आपको बड़ी चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। अब हमारा एमनेस्टी जरूरी थी, प्राइम मिनिस्टर का रशिया का विजिट जो है, आप देखें जरदारी साहब को मैं इस चीज के ऊपर अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का ट्रैक जो है वो रशियन ब्लॉक की तरफ लेके गए थे, जिसका फायदे आपके पास गैस पाइपलाइन आपका प्रोजेक्ट था। इन चीजें जो ऐसे प्रोजेक्ट जो अवाम को रिलीफ दे रहे हूँ, गवादर वाला था, ये सारी चीजें इनको कंटिन्यू करना हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमने दूसरे लोगों की जंग जो है वो अब खत्म करनी है, अब हमने अपने हकूक की जंग जो लड़नी है। अगर हम लोग रहेंगे तो हमारी किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी पाकिस्तान है तो सारा कुछ है ना, पाकिस्तान है तो सारा कुछ है। क्या लग रहा है आपको, कामयाब होगी कि नहीं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं तो इसके लिए इनके लिए यही कहूँगा
और इसके कामयाब होने की बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है और 0% है, क्योंकि ये खुद आपस में इस चीज के ऊपर दिल है कि हो जाए। हम लोग, हमारा दिल क्यों, हमने क्या करना है जी, हमने ना तो हम सियासी शहीद बन जाए। सियासी शहीद नहीं हम बनेंगे, हम इंशाल्लाह ताला। आप क्यों ला रहे हैं? हम देखिए तो ना, करेंगे ना, 4 हम साल तो निकल गए, आवाम की एक साल बेहतरी। और इनको जो है देखें जी, ये टाइम काम करने आवाम की बेहतरी 5 साल में अगर ये इन्होंने बेहतर काम आवाम- किया होगा आवाम लोग की- इनको आवाम- वोट देंगे। आवाम अगर की- इन्होंने बेहतर काम नहीं किया होगा तो दूसरा कोई आवाम नया आ जाएगा। आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अल्लाह करे जी, जब आप ये हुकूमत में थे उस टाइम भी आवाम आपने को तो तो पॉलिसी गरज ऐसी है। बनाई होती। बेहतरी के लिए किया जा रहा है कि अपने इक़्तिदार के लिए किया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन की अब तैयारी देखे ना जी, अब नहीं, हम नहीं, हम ये इलेक्शन की तैयारी वो तो होनी इनको होनी। क्या जरूरत है करने की लांगमार सिंध में, क्योंकि हम वहाँ पे अपोजिशन में हैं, इनको क्या वहाँ पे हम अपोजिशन में हैं वो भी भाईजान। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। भाईजान हम देखें, तो सारी जमाती पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन का साल है रऊफ साहब, ये पहला साल बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। आपने अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी जो स्ट्रीट पावर है उसको शो करना है, उन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करना हर जमात का है, हक ये है। हर जमात का हक है और ये होना चाहिए। अच्छा, आपके जो लॉन्ग मार्च जारी बात है, आपका तलब पीपल्स पार्टी से है, तो आपकी जमात जो है वो लॉन्ग मार्च, आपका इख्तिताम जो है वो किस चीज़ पे होगा? हमारा जो मुतालबा है वो, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने वो जो 38 नुकात एजेंडा है वो पेश किया है। उसमें जो है ना अदलिया और इदारों की आज़ादी, शफाफ इलेक्शन, जो 38 नुकात एजेंडा उन्होंने पेश किया सारा। इस्लामाबाद में जब वो आएंगे, बैठ जाएंगे हुकूमत के नहीं, जाने तक उधर से पहले बाई एयर कि सीधे कराची, वहाँ से खत्म हो जाएगा। नहीं, लॉन्ग मार्च जो अपोजिशन का आपस में इत्तेफाक हुआ है वो जलसा होगा उधर 9 तारीख को, वो इख्तिताम होगा। देखिए हमने तो इनको जनाब मीनारे पाकिस्तान दिया है कि वहाँ पे जलसा करेंगे खुला। धरना नहीं दिया जाएगा नहीं, जब धरना तक नहीं। हुकूमत- धरना नहीं देंगे जी, धरना देने के लिए लोग चाहिए ना जी। धरना देने वाले जो है वो पहले मौजूद थे, वो धरना देते रहे हैं। ये वो धरना पता है। धरना इन्होंने लोगों से देना है, इन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचना है। धरने के जो नतीजे निकले हैं वो फैसल भाई को भी पता है, आपको भी पता है। फैसल इमरान गोंदल साहब, आपका तल्लक जो है वो पीटीआई से जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आप मंडी फौजिन पीटीआई के। आज जो है एक सोशल मीडिया पे खबर गर्मा गर्म गर्दिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई 1000 सफ़ात की रिपोर्ट आई है मनी लॉन्ड्रिंग की, जो आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो है वो खिलाफ जाएगी और 10-15 दिन में जो है वो उनके खिलाफ फैसला आ जाएगा। कोई ऐसा अगर तो मीडिया के ऊपर है, कोई ट्रायल चल रहा है तो वो सामने आ जाएगा जी, क्योंकि मैं अब अदालती फैसले या उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता जी क्या चीज़ें होती हैं या क्या उनके पास आई है। ये तो वही, अब मैं अगर आपको इल्म हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है या गलत। देखें, अगर गलत होगा तो वहाँ पे कोर्ट में साबित हो जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। जिस तरह पहले 10 दफ़ा केसेस हुए हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हुई अच्छा, हैं। जो वो पीका के जरिए जो है वो कानून लाया गया और मीडिया पे पाबंदियां लाई गई, शोर है सोशल मीडिया पे, उस बारे में आप क्या? देखें जी, मीडिया का जो असल मकसद है ना जी, वो मकसद है लोगों के मसाइल उजागर करना, लोगों के मसाइल की निशानदेही करना, उन इलाकों के उन इश्यूज़ के ऊपर बात करना, लोगों की इज्जतें उछालना, लोगों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करना। ये कतन किसी भी मीडिया की किसी किताब में नहीं है। तो जब आप लोगों की इज्जत उछालेंगे, लोगों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा करेंगे, तो डेफिनेटली जी उसके लिए कोई ना कोई तो लॉ होना चाहिए। ये मुझे क्या इख्तियार हासिल है कि मैं यहाँ बैठ के मिर्ज़ा रऊफ ज़ुबैर साहब की या इजाज़ अहमद जंजुआ साहब की इज्जत जो है वो उसको उसकी धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दूँ। ये कल्चर तो पीटीआई ने फराम किया ना पाकिस्तानी अवाम को। ये कल्चर उन लोगों ने ये कल्चर मेरे भाई के अब नए नए दोस्तों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिन्होंने शहीद मोहतरमा की तस्वीरें भेजी थी, फेंकी थी। ये कल्चर आज हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये सारी चीजें कर चुके हैं। पीटीआई ने तो हद कर दी। नहीं, पीटीआई ने क्या किया जी उसमें? चोर, डाकू, करप्ट। अच्छा, ये चोर और करप्ट क्या ना, देखें ये चोर और करप्ट क्या ना, देखें इजाज अहमद जंजुआ नाज़िम राय यूनियन काउंसिल का, एक मिनट सुन लेना जी, मैं साबित करवाता हूँ ना जी। आपके कितने मालियत के साथ जाते हैं? फैसल इमरान के कितने हैं? ज़ुहैब के कितने हैं? एक मिनट, बात ये नहीं है सर। देखिए, साबित तभी होना है ना जब आपके फलूदे वाले के, रेडी वाले के, आपके रिक्शे वाले के, आपके ड्राइवर के अकाउंट से पैसे निकलेंगे। आपको अदालत कर रही है ना जी। कहते थे कि एक दिन हुकूमत बनेगी, दूसरे दिन सारा पैसा। ये पॉलिटिकल नारे होते हैं, ये चीजें आप भी अभी मार रहे हैं, आप भी कर रहे हैं ये चीजें। अपोजिशन कह रही है कि इससे जो है वो इज़हार राय पे जो है वो पाबंदी लगा। इज़हार राय अभी आप 1 घंटे से ये लगे हुए हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी है? आप अपनी बात करें, आप लीगल वे से। असल प्रॉब्लम ये है, लेकिन जब किसी को अपनी तकलीफ होती है ना
वो उसके बारे में आइन लेके आता है, दूसरों की इज्जत को उछालता रहे। आज तक बड़ा बड़ा कुछ लिखा गया, बेनज़ीर के बारे में भी, नवाज शरीफ के बारे में भी, कभी तकलीफ किसी को नहीं हुई, ना किसी इदारे को हुई, ना किसी पार्टी को हुई। जब अपनी तरफ आती है, और आज तो जस्टिस साहब ने, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान में कानून बनाए उस वक्त जाते हैं किसी पर कदगन लगाने के लिए, और जब खुद को तकलीफ होती है। ये कदगन लगाने के लिए आइन बनाया गया है। देखिए, अगर आइन ही बनाना है, ये बात आपके इनके दुरुस्त मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिन पे इम्प्लीमेंट कब बनाना था ये? जब देखिए, आइन आपने तब बनाना है जब आप पावर में होंगे, जब आप वो उस आइन को इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। के लिए आपके पास वोट हो जाते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी वालों को आप कहें पंजाब असेंबली में आप बिल पास करवाएं, करवा लेंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? कैसे करवाएंगे? जैसे आपने पहले करवाए थे, सेनेट में करवाए, कौमी असेंबली में करवाए, मेंबरों को गैर हाजिर करवा के यूसुफ रजा गिलानी यूसुफ रजा गिलानी को हमने कहा कि ना है, यूसुफ रजा गिलानी को हमने कहा। देखिए यूसुफ रजा गिलानी को, देखिए आपने यूसुफ रजा गिलानी को हमने एब्सेंट किया सर। ये यूसुफ रजा गिलानी को हमने अभी सेनेट में जो ये बिल पेश इनकी हुआ, पार्टी का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो बिल पास हुआ है, हम नहीं कह रहे आप ऐसे ही करा लेते, कम से कम ऐसे ही करवा लेते ना आप, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी का करवाया 29 पे आके। जो मेंस स्कीम की जिसका ऐलान किया गया, उससे तो जाहिर बात है खास लोगों को ही फायदा होगा, आम लोगों को रिलीफ जो है आपकी हुकूमत का। देखें, जब कोई इंडस्ट्री लगेगी, अब मैं और आप तो इंडस्ट्री लगाएंगे नहीं, हमें उसका क्या फायदा हो सकता है उस एमनेस्टी स्कीम का? ठीक है जी, इंडस्ट्री कौन ले? इंडस्ट्री भाई किसी मालदार आदमी ने, खास आदमी होंगे ना जी। अब आप बताएं मंडी बाउद्दीन के कितने बिजनेसमैन हैं? मेरी बात सुने ना जी, अब पूरे मंडी बाउद्दीन की 16 लाख आबादी उस एमनेस्टी स्कीम से सिर्फ उस सूरत में मुस्तफीद होगी जब कौन लगाएगा? क्यों ये सलाद मुल्क के क्या हालात हैं? मेरा सवाल ये है कि आम बंदे को रिलीफ कब फराहम करना शुरू करेंगे? आम बंदे को रिलीफ कब तक फराहम करना शुरू कर देंगे? ये अभी भी शुरू हुआ है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। के लिए पेट्रोल सस्ता किया ना, डरने में गाड़ियां नहीं है, उनको पेट्रोल सस्ता दे दो। हम इनके लिए दिया ना जी, रिलीफ मिला है। एक मिनट ठहरे सर, आप अभी पैगाम भिजवाएं कि जो ऑयल है ना, ये खाने वाला तेल है, बनस्पति घी है, इस पे सब्सिडी दे दें। पेट्रोल बेशक उस तरफ रहने दे कि पेट्रोल 90% तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, 10% बेचारा गरीब मोटरसाइकिल वाला इस्तेमाल करता है। घी जो है वो सारे के सारे 90% लोग इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक हो, ऐसे करवा देते हैं, इम्प्लीमेंट का रेट जो है वो डाउन करो, उस पे सब्सिडी में जालमाना लोड शेडिंग चल रही है, बिल्कुल गैस जो है वो 10-15 मिनट के लिए आती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत क्या कर रही है? क्योंकि इसके ऊपर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है जी, ये 3 महीने जो है ना जी, इसकी फरवरी खत्म हो गया, तो अब मेरा ख्याल है लोड शेडिंग भी खत्म हो। हमारे पास तो गैस है नहीं है, मैं इसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकता। हमारे पास सुई गैस होगी। गांव में जुलाना में, हमारे गांव में आज तक गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई, अब हो रही है। आज तक ये जब आप वो सिलेंडर बंद कर देते हैं उस टाइम बंद होती है। इस वजह से नहीं होती थी, देखिए इनका आपको बेनिफिट। अच्छा, ये हमने इस वजह से किया ना, ये कि खाना खाना खा के धरने में ना चले जाए। एक बेनिफिट तो मिल गया फैसल साहब की वजह से, पूरे गांव को एक रिलीफ तो फैसल साहब की वजह से मिला कि आज तक लोड शेडिंग नहीं हुई थी। अब जब से ज़ोएब साहब सामने आए हैं, ये धरना लोड शेडिंग आ गया। लोड शेडिंग अगर ज़ोएब को रोकने के लिए लोड शेडिंग आ गई है कि ये कि धरने में ना चले जाए। हमारे गाँव में गैस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में लगी है, साहब ने लगवाई। नहीं, हमारी भी उस वक्त लगी भाई, उस टाइम आप हुकूमत में नहीं थे, हमने क्या लगवानी थी? हमारी साल से लोड शेडिंग है, जुलाना वालों की भी हुई है। नहीं, हम उस वक्त काफी आप हुकूमत में हैं, बतौर मीडिया पर्सन आपसे गुजारिश भी है, कोई मतलब है कि कोशिश करें। नहीं, इसके ऊपर काम हो रहा है और ये इंशाल्लाह आपको ये मिड मार्च तक आपको ये इशू, ये मेरे ख्याल में ना उज़्बेकिस्तान तक जो पाइपलाइन है ना, मेरे ख्याल में ये मनसूबा ना करीब ये जंग खत्म होगी ना, ये मनसूबा जो है ये वाकई रूस से ये एग्रीमेंट हो रहा है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस मनसूबे को कि जो रूस से गैस पाइपलाइन चली हुई है, उज़्बेकिस्तान तक आई है, अगर उसको पाकिस्तान में पहुंचा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर की जो है वो उज़्बेकिस्तान असल में जो रूलिंग लीड है ना, वो नहीं चाहती पाकिस्तान को ये सहूलियात मिले, वरना ईरान कहता है कि मैं 12 रुपए लीटर पेट्रोल देने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन आप कुछ इंटरनेशनल अब देखे खुद नहीं ना रहने देते, कुछ खुद मुख्तार पॉलिसी जब रूस के दौरे पे गए हैं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कम से कम ये है कि हमारी जो बैरूनी पॉलिसी है वो आजाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज जी। चलें जी, मैं तो फैसल साहब की वजह से शुक्रिया वाली साइड पे चले जाएंगे। पालिया रोड का सिर्फ बता दें, पालिया रोड अब लगा हुआ काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको मिड मार्च में आपको ये बिल्कुल 100% की बात माने सर, कोई ना कोई खिलाफ आपके कार्रवाई ना हो जाए, मेहरबानी करो प्रोग्राम खत्म करो। टीएचक्यू का इफ्तिताह कब कर रहे हैं? टीएचक्यू का देखें, आपका अगले दिन एक एफएम के ऊपर भी प्रोग्राम चल रहा था, मैं बाई चांस गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उस टाइम भी मैंने सुना है ये टीएचक्यू का गिफ्ट जो हमें मिला है पीएमएलएन की गवर्नमेंट से मिला है। आपको भी उस सारे हकाइक का पता है, चीज़ें लोगों को, मैं मेरी बात सुने ना जी, उसका डायरेक्टिव जारी हो गया है,
उसके ऊपर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, जैसे वो PC1 में जारी जाएगा उसकी ये नेक्स्ट बजट में उसका फंड जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये हॉस्पिटल का जो क्रेडिट है वो इजाजत जंजुआ साहब को जाता है, इन्होंने आवाज उठाई है। ये भी साथ ही थे भाई, सारे लोग देखें, क्रेडिट वाली बात नहीं है, ठीक है। बात क्रेडिट की नहीं जा रही, बात ये हो रही है एक इशू, आवाम का इशू हमने उठाया, ये किसी पार्टी का इशू नहीं था, ये किसी ये बिल्कुल जी इसमें हाईलाइट किया। हम उन सारे भाइयों को जो है वो ट्रिब्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। मैं हम लोग खुद इसमें बड़ी आवाज उठा रहे थे कि ये चीजें बहुत से प्रोग्राम हमने फैसल साहब के साथ भी किए थे, इसी पर बात भी की थी। वो मनसूबों की बातचीत चले, वो उन्होंने कहा कि आप सवाल क्लोज कर दें बस। अब आपके वैसे ही खत्म हो गया, अब ये हमारे जिम्मे लगा के ना प्रोग्राम खत्म करेंगे जी, ये बात हो गई। जुमे का फिर इनका आखिरी सवाल है, जुमे वाले दिन फिर इनका प्रोग्राम होगा जी। चूंकि ये PTI से हैं, अदारों में और कब तब्दीली आएगी, करप्शन और मेरिट जो है वो कब, करप्शन का कब खात्मा होगा और मेरिट कब से शुरू होगा, ये बस। मेरिट की मैं आपको उसकी एक नहीं हज़ारों ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। आप जो अभी हमारे सिटिंग DC हैं उनको जाके मिलें, आप किसी इदारे में आपको कहीं करप्शन होती नज़र आ रही है, आप DPO को मिलें जाके, जो भी जिस रिलेटेड जो भी इदारा का हेड है, अगर आपको वहाँ पे लगता है कि किसी जगह पे करप्शन हो रही है, आप हमें पार्टी को बताएं, हम आपके साथ वहाँ पे खड़े होंगे और किसी किस्म और बता के आप खुद जेल में चले जाएंगे। आप जेल में नहीं जाएंगे, आप जेल में क्यों जाएंगे? पुलिस के खिलाफ कौन शिकायत करेगा? पुलिस के खिलाफ सारे लोग शिकायतें करते हैं। नहीं, ताकतवर लोग हैं। आप मुझे पुलिस का कोई एक करप्ट बंदा बताएं और देखें उसको, वो आप चेंज ना हुआ तो बताइएगा। चले या तो ये पॉलिसी का अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, या तो मंडी बॉडी में ये पॉलिसी का ऐलान करें तो उसका नाम खुफिया रखा जाएगा, जैसे हुकूमत करती है। नैब वाले कहते हैं कि खुफिया नाम रखा जाएगा, तो फिर देख लेना। ये अंडरडेवलप्ड कंट्रीज का अलमिया आप कह लें, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में जितने ये तरक्की पजीर ममालिक हैं, ये करप्शन और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये चलती हैं, और इससे ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं इनकार कर सकता हूँ। हमें बहसीते कौम जो है वो अपना किरदार जो है वो मुल्क के लिए अदा करना बड़ा ज़रूरी है। हम अपनी ज़ात की हद तक, हम लोग किसी बैंक में जाके एक लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे ही एंटर हों हमें उसका फुल फ्लैज प्रोटोकॉल जो है वो मिले, मैनेजर उठ के हमारे पास आ जाए, हमारे काम करे। इसी तरह जब आप एक उस सर्कल में, उस लाइन में चलेंगे तो फिर है हमने जाती हैसियत में चीजें जो है ना उनको चेंज करना है। मुझे अगर देना जनाब, पिछले हफ्ते मैं अस्पताल में वालिद साहब को लेके गया ना, तो मैंने आपके फार्मूले पे अमल किया। मैंने मास्क लगा के ना, टोपी मैंने सर्दी भी थी पहनी हुई थी, मैं लाइन में पर्ची के लिए खड़ा हो गया। काफी लंबी लाइन लगी थी। अच्छा, कोई नहीं पहचान भी नहीं रहा था। यकदम जब ना 2-3 बंदे मेरे पास, नाज़म साहब तुसी इत्थे खलोते हो, उन्हें दो कार्ड, मैं तुहानू पर्ची बना दी। मैं कहा सर मेहरबानी करें, MS साहब भी मेरे भाई हैं, डॉक्टर भी मेरे भाई हैं, लेकिन ये लोग जो लाइन में खड़े हैं मुझसे पहले, ये मेरे सारे लोग वो भी मजबूरी में खड़े हैं सारे लोग। यकीन कीजिए कि मुझे, मेरी रूह को सुकून मिला कि यार मैंने पब्लिक के साथ खड़े होकर वहाँ पे पर्ची ली है, मुझे तो शर्मिंदगी नहीं हुई। अगर ये कल्चर हम डेवलप कर जाए, फैसल भाई की बात जबरदस्त है कि तमाम के तमाम PTI हो, पीपल पार्टी हो, नून हो, सारे लोग, अफसर हो, मुलाजम हो, सारे के सारे अगर खुद पे इस चीज को लागू कर लेना हमारा से, हम अगर इसमें इसको खुद को डिग्रेड ना करें, एक दूसरे से ऊपर जाके पर्ची ना कटवाएं, तो मेरे ख्याल में हमारे अंदर आधे मसाइल हमारे जो मसाइल हल हो जाते हैं। ये मैं वाला नुक्ता बहुत बड़ा है ना। हमने कोशिश की है तमाम सवालात के जवाब जो है वो हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी जो है वो हासिल करने की, और इजाज़त में जंजुआ साहब ने अपना तजिया पेश किया। एक प्रोग्राम से मैंने आज के बाद ये अक्स की है कि जो फैसल इमरान गोंदल साहब हैं, चाहे इनका तल्लुक PTI से है, नौजवान हैं, मंडी बहुद्दीन से तल्लुक रखते हैं, और आज अगर PTI में, कल हो सकता है और किसी जमात में हो। नहीं अल्लाह ना करे जिस तरह नौजवान हैं, अच्छी सोच के मालिक हैं, अच्छी सोच के मालिक हैं, मंडी बहुद्दीन का कीमती असासा हैं, और देख लें इनकी तैयारी देख लें और इनकी ग्रिप देख लें और इनका जो है वो कवर करने का तरीका और बोलने का सारा अंदाज देख लें। आने वाले मुस्तकबिल के हमारे ये लीडर MNA या बल्कि मैं तो सिफारिश करना चाहूंगा तर्जमान रखे PTI इनको मंडी बहुद्दीन में। बहुत अच्छा, पार्टी ने बड़ी हमें इज्जत दी है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम दोनों भाइयों को यहाँ पे बुलाया सर, बड़ा मजा आता है इनके साथ बात करके। सर वो भी नौजवान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लुक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि इन जैसे नौजवान जो है वो पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, और ये भी जो है वो जमात का
असासा हैं जी ये लोग, पार्टी और एसेट्स हैं जी। ऐसे नौजवान ही आगे आएंगे तो हमारा जो मंडी बहाउद्दीन का मुस्तकबिल है वो बेहतरीन और रोशन होगा। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर शुक्रगुजार हूँ और हमने कोशिश की है जी कि एक जो है वो अच्छी नशिस्त हो जाए। इसी के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम जुमे के दिन जो है वो 9 से 10 दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ। इसी के साथ मलिक रोज़ बैर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।